हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं जसवंत कुमार मेला एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मन्नत क्लासेस पल्लू पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। हमने पिछले वीडियो में बात की थी भोजन के बारे में कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, असंतुलित भोजन किसे कहते हैं और उसके साथ खनिज और खनिज के अलग अलग प्रकारों के बारे में। आज हम बात करेंगे कि पीने योग्य पानी के गुण क्या होने चाहिए और सही मात्रा में पानी पीने के क्या फायदे होते हैं। अब पानी की चर्चा आ गई है तो बात करते हैं कि धरातल पर यानी अपनी पृथ्वी पर 70% भाग पर क्या है, जल है। कितने प्रतिशत भाग पे? 70% भाग पे। अब पीने योग्य या काम के जल की बात करें तो इसको अगर हम 100% मान लें तो इसका मात्र 3%, कितना 3% भाग है वो पीने योग्य है। इन्हीं 3% का हम पीने में काम में लेते हैं, नहाने, कपड़े धोने, सिंचाई करने, सब में ये 3% जल ही काम आता है। बाकी का 97% जल है वो व्यर्थ यानी लवणीयता ज़्यादा होने के कारण या ये बोल से ज़्यादा खारा होने की वजह से हमें काम नहीं लेते। अब और बात करते हैं कि जल ही एक ऐसी चीज़ है जो धरातल पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। यानी जल ही एक ऐसी चीज़ है जो धरातल पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तीनों अवस्थाओं की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ठोस अवस्था में जल किस रूप में पाया जाता है कि बर्फ के रूप में होता है। ठोस अवस्था में जल है बर्फ के रूप में पाया जाता है। और अगर हम तरल में बात करें तो तरल के अंदर जल खुद हो गया। और गैस के अंदर बात करें, गैस की अवस्था के अंदर तो जलवाष्प होगी। गैस अवस्था में क्या होगी? जलवाष्प। यानी जल है वो धरातल पर है, ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हम जल का पीने में ही काम में लेते हैं, साथ में हम इसको प्रदूषित भी कर रहे हैं। पीते तो हैं, साथ में इसको गंदा भी करते हैं, यानी कोई चीज़ें इसके अंदर डाल देते हैं जिससे ये प्रदूषित हो जाता है। तो हम ये कहें कि हम अपने जीवनदाता पर द्विधारी तलवार से वार कर रहे हैं, यानी पीने के काम में लेते हैं, साथ में इसको प्रदूषित भी कर रहे हैं। तो हम अब पीने योग्य पानी के गुण देखते हैं हम कि पीने योग्य पानी है वो कैसा होना चाहिए। और इस पार्ट में से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 एक नंबर के प्रश्न आएंगे। तो 2 नंबर में ज़्यादा संभावना पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए इसकी, या फिर सही मात्रा में पानी पीने के क्या लाभ है, इन दोनों में से संभावना बनती है। अब देखते हैं कि पीने योग्य पानी के क्या गुण होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। कि जल में आंखों से दिखने वाले कण वनस्पति नहीं हो। पहला गुण है कि जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति न हो। दूसरा इसका गुण होना चाहिए कि जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव न हो। जल के अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीव न हो, क्योंकि जल के अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीव भी होते हैं और लाभदायक सूक्ष्म जीव भी होते हैं। तीसरा है जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए। जल का पीएच मान है संतुलित होना चाहिए। तो जल का पीएच मान संतुलित यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। चौथा पॉइंट है जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। यानी जल के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन भी घुली हुई होनी चाहिए। और जल का अणुस्तर क्या होता है? H2O से लिखते हैं। जल को किसे लिखते हैं? H2O से। O है ऑक्सीजन, H है हाइड्रोजन। उसके बाद में देखते हैं सही मात्रा में पानी पीने के लाभ। यानी दिन के अंदर अगर हम भरपूर मात्रा में या उचित मात्रा के अंदर पानी पिएंगे तो उससे क्या फायदे होते हैं अपने शरीर को, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और 2019 के अंदर आरबीएसई बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछा भी गया था कि प्रतिदिन हमें 8 से 10 गिलास पानी पीने के क्या फायदे होते हैं, अपने सुझाव दीजिए। तो इनके ये 10 सुझाव हमने लिखे हैं, इनमें से कोई आप 2 या 3 लिख सकते हो। पहला है शरीर का उपापचय सही तरीके से कार्य करता है। यानी अपने शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जो भी क्रिया होती है वो जल के माध्यम से संपूर्ण होती है। दूसरा है शरीर में जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो अपने शरीर के अंदर यूरिन है वो इकट्ठा ज़्यादा होगा और उसका मूत्र के द्वारा त्याग देंगे तो हानिकारक पदार्थ क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे, जिससे शरीर क्या रहेगा? रोग मुक्त रहता है। तो तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? शरीर रोग मुक्त रहता है। चौथा पॉइंट है शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। अगर हम लगातार कार्य करते हैं, थक जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? पानी पिएंगे। पानी पीने से अपने शरीर के अंदर क्या रहेगी? चुस्ती और ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे थकान का एहसास नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन गया? थकान का एहसास नहीं होता है।
उसके बाद में बात करते हैं सर्दी जुकाम से भी बचाव होता है। अगर हम सही मात्रा में पानी पीते रहेंगे तो सर्दी जुकाम से भी बचा जा सकता है। ज़्यादातर हम गर्मियों में पानी तो खूब पीते हैं, परंतु सर्दियों में बहुत ही कम मात्रा में पानी पीते हैं। हम सोचते हैं कि ठंडा पानी पी लेंगे तो सर्दी हो जाएगी या जुकाम लग जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। अगर हम पूरी सर्दी के अंदर बात करें, एक जैसा पानी पिए तो सर्दी जुकाम नहीं होती है। या तो हम गुनगुना पानी पिए या फिर हम लगातार ठंडा पानी पिए तो हमें सर्दी जुकाम में नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में रेशों यानी फाइबर की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है। यानी शरीर जल के अंदर कई लाभदायक सूक्ष्म जीव भी होते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं कि फाइबर या रेशों की मात्रा बनी रहती है। अगर वो बनी रहेगी तो शरीर में क्या रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, यानी रेशों की या फाइबर की पर्याप्त मात्रा बनी रहेगी जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। अगर हम लगातार पानी पिएंगे या सही मात्रा में पानी पीते रहेंगे तो शरीर के अंदर चर्बी है, उसके चर्बी का जमावट नहीं होगी क्योंकि पसीना ज़्यादा आएगा। और लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है, एलर्जी, अस्थमा आदि से भी बचाव रहता है। और एक और चीज़ है, फेफड़ों में संक्रमण से भी बचा जा सकता है। हम बात करते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ये तो हमने बात की है कि शुद्ध जल के क्या गुण होने चाहिए और सही मात्रा में पानी पिएंगे तो उसके क्या फायदे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम पानी पिए तो हमेशा वो शुद्ध भी नहीं होता, कई बार हम अशुद्ध जल भी पी लेते हैं। तो अशुद्ध जल पीने से क्या नुकसान होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। दूषित जल के दुष्प्रभाव, यानी गंदा पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बीमारियां होती है, क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं या दुष्परिणाम होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव में नंबर 1 पे है, दूषित जल से कई रोगकारक सूक्ष्म जीव, यानी गंदा पानी पीने से कई रोगकारक सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो जो इसके अंदर सूक्ष्म जीव है, यानी जो आंखों से हम नहीं देख सकते, बहुत ही छोटे होते हैं, वो दिखाई देते नहीं है और हम वो पानी पी लेते हैं। तो पानी पिएंगे तो हमारे वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, यानी विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, जिनका नाम देखते हैं। इनकी वजह से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां हो सकती है। यानी जो गंदा पानी पी रहे हैं इसके अंदर विषाणु, जीवाणु, कृमि आदि होते हैं, वो अगर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं तो उससे हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां हो सकती है। और अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो भी अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो उसके कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां भी हो सकती है। संक्रामक बीमारियां वो होती है जो एक दूसरे से फैलती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को में चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, संक्रामक बीमारियां। चौथा पॉइंट है, गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। गंदे पानी से क्या होता है, वायरल संक्रमण भी हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, जो वायरल संक्रमण है इसके कारण हेपेटाइटिस, कौन सी बीमारियां होती है, एक तो हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारी हो सकती है। पीलिया जैसी बीमारी हो सकती है। देखो भी ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं, यानी हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां वो बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती है, जो किससे होती है, गंदा पानी पीने से होती है। उसके बाद में बात करते हैं बाला या नारू रोग। बाला या नारू रोग, देखो ये अपने राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी कि गंदा पानी पीते थे लोग पहले, और उसी बाला या नारू रोग बहुत ही बड़ी गंभीर संकट हो गया था राजस्थान के अंदर। ये किस कारण होता है, यानी बाला या नारू रोग फैलता किस कारण है, यानी जो मादा सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मादा कृमि है। सबसे पहले बात करते हैं कि बाला या नारू रोग फैलता किससे है, ये कृमि से फैलता है। किससे फैलता है, कृमि से। किससे फैलता है, कृमि से। उस कृमि का यानी उस मादा कृमि है क्या करती है, ये जड़ से बाहर अंडे देती है और वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, हमें दिखाई देते नहीं, हमें वो पानी पी लेते हैं और वो अंडे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमें रोग ग्रसित हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या थी पहले,
तो ये उस बाला या नारू रोग किससे होता है? कृमि से होता है। और उस कृमि का नाम पूछे, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बाला या नारू रोग किस कारण होता है, ये रोगजन का नाम बताओ, तो वो कृमि के कारण होता है। और उस कृमि का नाम पूछे तो उसका नाम है ड्रेकनकुलस मेडिनिसिस। क्या नाम है? ड्रेकनकुलस मेडिनिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, कई बार पूछा गया ये प्रश्न कि बाला या नारू रोग का रोगजनक का नाम बताओ, ड्रेकनकुलस मेडिनिसिस। ये पूछ ले किससे होता है, तो किससे होता है? ये मादा कृमि से फैलता है। किससे? कृमि से। अभी ये बाला या नारू रोग है, इसका सन 2000 के बाद में, कब है? सन 2000 के बाद में कोई भी रोगी नहीं देखा गया। बाला या नारू रोग का अपने राजस्थान के अंदर सन 2000 के बाद में कोई भी रोगी नहीं देखा गया। और इससे छुटकारा पाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम था नारू उन्मूलन कार्यक्रम। नारू उन्मूलन कार्यक्रम, क्या नाम था? नारू उन्मूलन कार्यक्रम नाम था। इसके प्रयासों के कारण सन 2000 के बाद में कोई भी रोगी नहीं पाया गया। अब देखो, इन दूषित जल से होने वाले रोगों से बचने का, या ये कहें कि मुख्य रूप से बाला या नारू रोग से बचाव का एक तरीका क्या है जिससे हम बच सकते हैं, कि जल जनित रोगों से बचाव के लिए, यानी जो जल से होते हैं उन रोगों से बचने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि पानी को छान करके, क्या करना है? छान करके फिर उबाल करके, छान करके उबाल करके और ठंडा कर पीना चाहिए। भी जो भी पानी है उसमें भी आंखों से देखने वाले या दिखने वाले सूक्ष्म जीव तो होते नहीं है, या बड़े तो जीव नहीं होते जो हम देख सकते हैं आंखों से, यानी सूक्ष्म जीव होते जो आंखों से दिखाई नहीं देते। तो उनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि पानी को छान करके उबाल करके और ठंडा करके अगर पिए तो इन रोगों से हमें बच सकते हैं। देखो, एकदम आसान सा टॉपिक है, अगर हम ध्यान से सुने और हर एक चीज पर गौर करें तो ये साथ का साथ ही याद हो सकता है। इतना सरल पाठ है कि 2 नंबर का आएगा, 2 कारण पूछेंगे या 2 बीमारियां पूछेंगे। ये आप प्रश्न आ सकते हैं कि दूषित जल से होने वाले कोई 2 दुष्प्रभाव बताइए, तो हमने कितने लिखे हैं? 4-5 लिखे हैं, आपको कोई 2 लिखने हैं। ध्यान से अगर वीडियो देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो ये हमारे साथ साथ ही यादें हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि मोटापा किसे कहते हैं। मोटापा होता है वजन के हिसाब से, यानी आदमी का वजन कितना है और उसकी हाइट कितनी है। अगर हाइट की तुलना में वजन ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि इसे मोटापा है, और अगर हाइट के हिसाब से वजन सही है तो वह सामान्य स्थिति होगी। अब मोटापा कहते किसे हैं, इससे रोग कौन से होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। और इसे मापने का पैमाना क्या है। सबसे पहले देखते हैं मोटापा, जिसे लिखते हैं इंग्लिश में ओबेसिटी। किसे लिखते हैं? ओबेसिटी। इसे कहते हैं शरीर पर अत्यधिक वसा एकत्रित होकर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। कौन से प्रभाव डालती है? हानिकारक प्रभाव डालती है, यानी शरीर पर ज्यादा मात्रा के अंदर वसा का जमाव हो जाता है जिससे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? मोटापा। उसे क्या कहते हैं? मोटापा। अब है मोटापे को मापने का पैमाना। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, यानी बीएमआई की फुल फॉर्म क्या है, या बीएमआई किसे कहते हैं? बीएमआई है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी यानी शरीर, मास यानी भार, और इंडेक्स यानी सूचकांक, यानी बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स यानी शरीर भार सूचकांक। उसके बाद है कि बीएमआई कहते किसे हैं। बीएमआई कहते किसे हैं? तो मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। मानव भार व लंबाई का जो अनुपात है उसे ही क्या कहते हैं? बीएमआई। क्योंकि वह हाइट के हिसाब से वजन देखा जाता है, यानी बॉडी मास इंडेक्स के। तो मानव भार व लंबाई का अनुपात, अगर ये किस स्थिति के अंदर सामान्य हो गया और किस स्थिति के अंदर अत्यधिक होता है, उनके भी 2 आंकड़े दिए हुए हैं। अगर 25 kg मीटर स्क्वायर, यानी अगर वजन है वो 25 kg पर मीटर स्क्वायर होगा तो स्थिति क्या होगी? सामान्य होगी। वजन अगर 25 kg प्रति मीटर स्क्वायर है तो वजन मोटापा क्या होगा? सामान्य स्थिति में होगा। और अगर 30 kg मीटर स्क्वायर है, कितना? 30 kg मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर में वजन अगर 30 kg हो रहा है तो मोटापे की स्थिति होगी, तो व्यक्ति क्या होगा? मोटा होगा।
ये तो थे बीएमआई के पैमाने, यानी जिसको नापते सामान्य स्थिति किस पे होती है और मोटापे की स्थिति किस पे होती है। इसके बाद में बात करते हैं मोटापे से जुड़े रोग, यानी जो लोग बड़े होते हैं ज़्यादातर उनको बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती है, कि मोटापा बीमारियों का घर होता है। अब मोटापे के कारण कौन से रोग होते हैं, प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि मोटापे से होने वाले के नहीं 2 रोगों के नाम बताइए। 2 रोगों के नाम पूछे यानी 2 नंबर का प्रश्न आएगा, छोटा प्रश्न है। तो बात करते हैं मोटापे से जुड़े रोग, यानी मोटापे से कौन कौन से रोग होते हैं। पहला है हृदय रोग। कौन सा? हृदय रोग, यानी जो लोग बड़े होते हैं इन नसों के पास वसा का ज़्यादा जमावट हो जाता है, तो उसे हृदय रोग सबसे ज़्यादा होता है, यानी हार्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा आता है। उसके बाद में बात करते हैं मधुमेह यानी डायबिटीज, जिसे हम शुगर बोलते हैं। इसका लेवल भी अप या डाउन होता रहता है, इसे भी क्या होती है, मोटापे से जुड़ा रोग है ये भी। तीसरा निद्राकालीन श्वास समस्या, यानी व्यक्ति सोते हैं तो रात को उन्हें श्वास लेने में भी समस्या होती है या उनके खराटे बजते रहते हैं, यानी निद्राकालीन श्वास समस्या, सोते में भी सही तरीके से श्वास नहीं ले पाते। उसके बाद में है कई प्रकार के कैंसर, यानी मोटापे से कई प्रकार के कैंसर भी होते हैं, मोटापे से कई प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। और लास्ट वाला है अस्थि संध्यार्थी आदि। अस्थि संध्यार्थी यानी जोड़ दुखना, जो हड्डियों के जोड़ है वो भी दर्द करने लग जाते हैं, उसी कैसे अस्थि संध्यार्थी। यानी मोटापे से जुड़े रोग कितने? हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन श्वास समस्या, कई प्रकार के कैंसर और अस्थि संध्यार्थी इत्यादि। उसके बाद में बात करते हैं कि मोटापे होने का कारण क्या है, यानी व्यक्ति को मोटापा किस कारण होता है, उन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है ऊर्जा के अधिक सेवन व कम उपयोग से असंतुलन, यानी ऊर्जा का अधिक सेवन, ऊर्जा है वो ज़्यादा मात्रा में ले रही हैं और उसका कम उपयोग यानी उपयोग बहुत ही कम कर रहे हैं, तो दोनों के मध्य क्या हो गया? असंतुलन, जिससे व्यक्ति क्या होगा? मोटा। दूसरा है अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, यानी अधिक चर्बी युक्त भोजन करेंगे तो भी व्यक्ति क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तीसरा है जंक फूड व कृत्रिम भोजन करना। जंक फूड यानी जो बर्गर वगैरह पिज्जा हम खाते हैं, और अगर कृत्रिम भोजन करेंगे जो तेल चीज़ें होती है तो उससे भी हम क्या होंगे? मोटे हो जाएंगे। इसके बाद 4 नंबर है कम व्यायाम व स्थिर जीवन यापन, यानी व्यायाम हम ना के बराबर करते हैं। कम से कम बोलें तो अगर 1 घंटा व्यायाम करें तो भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, परंतु बहुत ही कम व्यायाम यानी न के बराबर करते ही नहीं है। और स्थिर जीवन यापन यानी कोई जीवन में भागा दौड़ नहीं है, कोई हार्डवर्क नहीं करते, तो भी व्यक्ति क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। लास्ट ऑप्टो अलब की रेसिपता यानी हाइपोथायराइडिज्म आदि। ये थे मोटापे के कारण, यानी किन किन चीज़ों के कारण मोटापा होता है। 5 है, आपको इनमें से कोई 3 एकदम पक्के याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा के अंदर 2 नंबर का प्रश्न आता है तो 2 पॉइंट पूछे जाएंगे आपसे। तो ये थे अपने मोटापे के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं रक्तचाप पे, यानी रक्तचाप जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। निम्न ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, उच्च ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कहते किसे हैं, क्या होता है ये रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर इसे कहते हैं, यानी रक्त वाहिनियों द्वारा यानी जो नाड़ियाँ होती है हमारी, जो हृदय से रुधिर को शरीर के प्रत्येक ऊतक और अंगों तक लेके जाती हैं, उन्हें बोलते हैं कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। यानी रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। जैसे इस मार्कर का उदाहरण लेते हैं और इसके पीछे एक बोतल लगा देते हैं। अगर इसमें पानी भरा हुआ बोतल में और हम उसको दबाते हैं तो पानी क्या स्पीड से आगे निकलेगा, तो इस मार्कर की ये जो दीवार है इस पे जो दबाव पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? हमें रक्तचाप कहेंगे। इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। यानी रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं। अब बोलते हैं कि धमनियां किसे कहते हैं? शब्द आ गया भी धमनियां, कि वह नलिकाएं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों व अंगों तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है? सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। यानी जितनी भी अपने शरीर के अंदर आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, अन्य भी पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, प्रत्येक अंग और ऊतक तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? उसे
धमनियाँ लेके जाती है। उसे कौन लेके जाती है? धमनियाँ। यानी वह नलिकाएं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों व अंगों तक ले जाने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? धमनियाँ कहते हैं। उसके बाद में व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक के रूप में, किसके रूप में? एक तो सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कोई व्यक्ति का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर हम नापे तो उसको किसके रूप में व्यक्त करेंगे? या तो सिस्टोलिक के रूप में या फिर डायस्टोलिक के रूप में व्यक्त करते हैं। और सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है? इससे पहले जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 120/80, 120/80 ऊपर की संख्या वो तो सिस्टोलिक की होती है और जो बट्टे के अंदर लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? डायस्टोलिक। जो ऊपर लिखते हैं उसको सिस्टोलिक और जो बट्टे के अंदर लिख रहा है वह क्या होती है? डायस्टोलिक। और सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी जब हृदय से रक्त प्रत्येक अंगों तक या ऊतकों तक पहुंचता है तो स्पीड के साथ जाता है, तो अन्य की दीवारों पर दबाव डाला जाता है, तो उस दबाव को हम किस में लिखते हैं? सिस्टोलिक में। और जब संकुचन के बाद वापस मांसपेशियां हृदय की शिथिल हो जाती है यानी लूज छोड़ते हैं उसको, तो वापस उस पर दबाव कम हो जाता है, तो उसको किस में लिखते हैं? डायस्टोलिक। डैश यानी डाउन बोलते हैं हम, नीचे आना। अगर हम रक्त को बेचते हैं तो भी सबसे पहले इसको प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी प्रत्येक शरीर के प्रत्येक ऊतक और अंग तक ये ऑक्सीजन और पोषक तत्व है वो पहुंचेंगे। अगर वो स्पीड धीरे होगी तो ये नहीं पहुंचेंगे और शरीर है जो प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। तो सिस्टोलिक की परिभाषा देखते हैं कि धमनियों के उस दाब को, किसके? धमनियों के उस दाब को दर्शाता है जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है, यानी सिकोड़ करके उस रक्त को क्या करती है? पंप करती है एकदम से। तो उसको किस में दर्शाते हैं? सिस्टोलिक में। उसके बाद में बात करते हैं डायस्टोलिक, यानी धमनियों के उस दाब को दर्शाता है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां क्या हो जाती है? स्थिर। यानी एक बार संकुचित होने के बाद वापस क्या हो जाती है? वो स्थिर हो जाती है। तो उस दाब को किस में दर्शाएंगे हम? डायस्टोलिक में। और जब संकुचित होती है तो उस दाब को किस में दर्शाएंगे हमें? सिस्टोलिक के अंदर। और उसके लिखने का तरीका है कि 120/80 ये एग्जाम्पल के तौर में दिया हमने, तो इस ऊपर की संख्या को लिखें सिस्टोलिक और नीचे लिखे उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। उसके बाद में बात करते हैं कि सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, सिस्टोलिक में कितना होता है और डायस्टोलिक में कितना होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति है उसका सिस्टोलिक में रक्तचाप होता है 90 से 120 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए, 90 से 120 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। और एक डायस्टोलिक के अंदर देखें तो 60 से 80 मिलीमीटर के बीच से होना चाहिए, 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। ये आंकड़े यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दे रखे हैं 120/80। अब हम देखते हैं कि इसे नापने का पैमाना है उसे क्या कहते हैं, कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रक्तचाप मापी यानी रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी। क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी। इसका एक नाम और है स्पाइग्नोमेनोमीटर भी कहते हैं। यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर। सर्वप्रथम रक्तचाप को स्टीफन हेल्स ने, सर्वप्रथम रक्तचाप को किसने दिया था? स्टीफन हेल्स ने। और 1733 के अंदर घोड़े में मापा था। सर्वप्रथम रक्तचाप है वो स्टीफन हेल्स ने 1733 ईस्वी में, 1733 में सर्वप्रथम घोड़े में मापा था। अभी किसी मापा था? घोड़े में। तो एक नंबर प्रश्न आ भी सकता है कि सर्वप्रथम रक्तचाप किस में मापा गया? घोड़े में। किसे मापा था? स्टीफन हेल्स ने। और कब? 1733 के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था? रक्तचाप मापी को या रक्तचाप में को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था? 1983 के अंदर काम्पलन ने। किसने किया था? 1983 के अंदर काम्पलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। और सर्वप्रथम दिया किसने था? स्टीफन हेल्स ने 1733 के अंदर घोड़े के अंदर मापा था इसको। उसके बाद में बात करते हैं रक्तचाप मापी में, यानी निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप से कहते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं कि बीपी लो और बीपी हाई। निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप से कहते हैं। निम्न रक्तचाप यानी वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम हो, वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में, धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम हो, क्या हो? कम हो।
रक्त का प्रवाह कम होगा तो उस पर दाब है वो क्या होगा, कम होगा। इसे क्या कहेंगे, निम्न रक्त दाब। यानी निम्न रक्तदाब के अंदर हम देखा था 60 से 80, 60 से 80, अगर इससे कम आ जाए तो क्या होगा, निम्न 90 से 120 से कम, या 90 से 120 होता है स्वस्थ व्यक्ति में, अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, निम्न रक्तदाब होगा, जिसे हम बोलते हैं निम्न रक्तचाप। वह है दाब जिसमें ध्वनि और नसों में रक्त का प्रवाह क्या हो जाए, कम हो जाए। उसके बाद में बात करते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है, यानी बीपी अगर लो हो जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों व ऊतकों, इसके कारण शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों व ऊतकों, किसके पास है, अंगों व ऊतकों तक ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता। अगर प्रेशर कम है तो क्या होगा, अंगों व ऊतकों तक ऑक्सीजन की सप्लाई और जो पौष्टिक आहार होता है जिससे सूक्ष्म तत्व होते हैं अपने शरीर के लिए लाभदायक, उनकी सप्लाई है वो प्रत्येक अंग और ऊतक तक नहीं हो पाएगी। क्यों, अगर हम जैसे कोई बोतल है उसको अगर धीरे से दबाएं तो पानी थोड़ी दूर ही जाएगा या थोड़ी सी दूर में गिर जाएगा। अगर उस बोतल को एकदम से ज़्यादा प्रेशर से दबाएं तो पानी काफ़ी दूर तक चला जाता है। तो अगर दाब कम होगा तो जिसे रक्त है उसके अंदर ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व जाते हैं, वो सभी अंगों और ऊतकों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके प्रभाव हम देख लिए, जिससे अंग सही तरीके से काम नहीं कर पाते। अगर शरीर का प्रत्येक अंग कार्य किसे करता है, ऑक्सीजन के कारण और सूक्ष्म जो पौष्टिक आहार मिलता है उसके कारण काम करता है। अगर ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार की सप्लाई नहीं होगी यानी नहीं पहुंच पाएगा तो शरीर का प्रत्येक अंग या ऊतक सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखते हैं उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप ये ध्वनियों में अधिक दाब के कारण होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ध्वनियों के अंदर दबाव ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप। ये किन कारणों से होता है, यानी चिंता करने से, क्रोध से, ईर्ष्या से, भ्रम से, आवश्यकता से अधिक खाने से। अगर हम खाना भी आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं तो उच्च रक्तचाप की शिकायत हो जाती है। मैदे से बने खाद्य पदार्थ, यानी मैदे से युक्त खाद्य पदार्थ खाने से, चीनी, तेल, मसाले, घी, अचार, मांस, सिगरेट व शराब के नशे से, श्रमहीन जीवन और व्यायाम के अभाव में, यानी श्रमहीन जीवन, काम बहुत ही कम या मेहनत का काम बहुत ही कम है और व्यायाम के अभाव से ये व्यायाम न करें तो भी क्या होगी, उच्च रक्तचाप हो सकता है, यानी बीपी हाई हो सकती है। उसके बाद इसके बचाव के उपाय क्या है कि उच्च रक्तचाप हो जाए तो उससे बचने के उपाय क्या है, यानी पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। सबसे पहला तो है पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। दूसरा रेशे युक्त पदार्थ खूब खाने चाहिए। पहला कौन सा है, पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। दूसरा रेशे युक्त पदार्थ खूब खाने चाहिए। तीसरा पॉइंट है ताजे फल व हरी सब्जियां खाएं, यानी ताजे फल और हरी सब्जियां उनका सेवन भरपूर मात्रा में करें, जिससे इस रोग से या हाई बीपी से बचा जा सकता है। चौथा पॉइंट है डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग कभी भी न करें, यानी भूलवश भी डिब्बे में बंद सामग्री है उनका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है रेशे युक्त पदार्थ खूब खाएं, यानी जिसके अंदर रेशा हो खूब मात्रा में वह पदार्थ सबसे ज़्यादा खाएं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। और 6 नंबर है संतृप्त वसा, यानी मांस, वनस्पति घी की मात्रा कम करें। अगर कोई व्यक्ति मांस का सेवन करता है या ज़्यादा मात्रा में वनस्पति घी की मात्रा लेता है तो वो मात्रा भी हमें क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। उसके बाद में है खूब तेज लगातार 30 मिनट पैदल चलना सर्वोत्तम उपाय है। सबसे उत्तम उपाय क्या है, 30 मिनट तेज, यानी 30 मिनट तेज लगातार चलना क्या सर्वोत्तम उपाय है। और लास्ट वाला है मदिरा पान न करें, यानी शराब का सेवन न करें, जिसे कहते हैं मदिरा पान नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की अपनी क्लास। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो विद्यार्थी है आपके साथ पढ़ने वाले उनको भी ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा हो सके। और अगर क्लास आपको बढ़िया लगी तो कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करते हैं।
अगर कोई कमी हो तो इसके लिए सुझाव ज़रूर दें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राम राम।